हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ हिना। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना सो दैट यू विल बी रिसीविंग ऑल द नोटिफिकेशन अबाउट माय लेटेस्ट वीडियो। सो दिस इज़ अबाउट मी। सो आई होप till now you all know my name. So before that, I want to inform you that if at all you are new to my channel, then please do go and join the Telegram channel. The channel name is also Learn with Hina. Just type this name Learn with Hina and you will get the channel over there. Join the channel. Along with it, do join the discussion group also. If at all you are facing any doubt, you can message in group, or if at all something like that you can't share in the group, then you can message me personally also. Now, as I told you, I'm going to come up with a surprise for you all. So next 5 days, we are going to practice questions on economics, okay, which is unit 3 of paper 2 commerce. So these are some previous year questions of economics. So next 5 days, we are going to cover economics 25 questions, okay, 5 questions each day. Chalo, let's start now. Question number 1. Try to give answer fast in the comment box. If at all you are facing any doubt or any other thing, just mention it in the comment box also so that I can read out your comment and help you out. If at all you are liking the video or any of it, if you are also feeling like the video is not good, then also you can put up negative comment also in the comment box. I will take it as my motivation and try to improve it. So you can comment, give any feedback, either positive or negative, but give your feedback in the comment box. Now question number 1, king demand curve approach concerned with. Now first thing you should be aware about king demand curve किस में आता है. सो जो किंग डिमांड कर्व है ये आपके ओलिगोपोली का एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ये बोला जाता है कि वहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं. ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा कोई सेलर नहीं होता, फ्यू सेलर्स मिलके ये हम उसे बोलते हैं ओलिगोपोली. सो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के चीज़ें फॉलो की जाती है, जैसे कि प्राइस रिजिडिटी, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी. ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो हमारा मोनोपोली में होता है. ड्यूअल प्राइसिंग, प्राइस लीडरशिप, ये सब चीज़ें आपको ओलिगोपोली के अंदर देखने को मिलता है. बट यहाँ पे ये लोग ने स्पेसिफिकली पूछा आपको कि जो किंग डिमांड कर्व अप्रोच जो है ये कौन से प्राइस के साथ में कंसर्न्ड है. तो क्या वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के साथ में कंसर्न्ड है. अब यहाँ पे अज्यूम कर लेना ABCD मैंने सिर्फ यहाँ पे एरोस डाल रखे हैं. प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है, प्राइस रिजिडिटी के अंदर आता है, या ड्यूअल प्राइसिंग के अंदर आता है. सो गाइस, अगर आपको मार्केट्स को अच्छे से पढ़ना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, तो एक खाली कमेंट छोड़ देना कि मैम आप हमें मार्केट्स के बारे में करवा दो. मतलब जहाँ पे मैं आपको मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, हमारा परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, ये अलग टाइप के सब चारों मार्केट्स जितने भी है, मोनोप्सोनी क्या होता है, डिओपोली क्या होता है, मतलब ये सब चीज़ें मैं आपको कवर कर दूंगी. इनके फीचर्स एंड उसके अलावा इनके कर्व्स कौन से होते हैं और इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इनके रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर एक वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी. बट अगर मुझे आपके कमेंट आते हैं कि ये टॉपिक आपको करना है मेरे से, तो ही मैं लेके आऊँगी. क्योंकि अगर आप कुछ आपके डाउट्स या सजेशंस डालोगे ही नहीं तो मैं कैसे किसके बेसिस पे लेके आऊँ. सो यू हैव टू कमेंट. चलो, सो किंग डिमांड का आंसर बता रही हूँ. सो ये आपका बेस्ड होता है प्राइस रिजिडिटी के ऊपर. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये ऐसा जब यहाँ से जो कट होता है ना नीचे की तरफ, इसको हम बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी. जहाँ पे ये प्राइस रिजिडिटी के अंदर होता है और इसको हम बोलते हैं किंग डिमांड कर्व. अब आपको अगर पता हो तो आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा इलास्टिसिटी है और इधर कौन सा, मतलब ये इन इलास्टिक है या इलास्टिक है, या ये इलास्टिक है या ऊपर वाला इन इलास्टिक है. तो अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हो मुझे, नहीं पता होगा तो पूछ लेना, मैं बता दूंगी. ठीक है, सो किंग डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू प्राइस रिजिडिटी. सो ऐसा होता है किंग डिमांड कर्व. नहीं पता होगा तो देखो, मतलब ऐसे किंग होता है वो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एन एग्जाम्पल ऑफ डिराइव डिमांड. सो यहाँ पे आपको पूछा गया है किसका डिमांड, एग्जाम्पल पूछा गया है डिराइव डिमांड. व्हाट इज एन एग्जाम्पल फॉर डिराइव डिमांड. सो A मनी, B
कार, सी सिगरेट, डी मोबाइल फ़ोन। सो डिराइव डिमांड क्या होता है पता है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट डिमांड हो, ठीक है। सो इनडायरेक्ट डिमांड किसको होगी, सो आपको पता तो होगा, ऑप्शन देख लो। चलो आंसर बताती हूँ, मनी। मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिराइव डिमांड, ठीक है। सो डिराइव डिमांड इज द डिमांड विच इज नॉट अ डायरेक्ट डिमांड, इट इज नॉट अ डायरेक्ट डिमांड। सपोज लेट्स हैव एन एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू मेक अ केक, अब मुझे एक केक बनाना है। सो केक इटसेल्फ इज अ डायरेक्ट डिमांड। सो केक क्या है, एक डायरेक्ट डिमांड। अगर मैं ऐसे का ऐसे केक खा लूँ मतलब शॉप से लाके, तो वो एक डायरेक्ट हो जाता है। बट अगर मैं जाती हूँ शॉप से, ठीक है, और वहाँ से मैं सामान खरीद कर लेके आ जाती हूँ, केक बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो सब मैं लेके आ जाती हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा तब वो, ठीक है। डायरेक्ट क्या होता है, आप जाके डायरेक्टली केक लेके आके खा लोगे। इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, मैं खुद जाके इंग्रेडिएंट लेके आऊंगी एंड फिर मैं उसे प्रिपेयर करूंगी, ठीक है। सो डिराइव डिमांड इज बेसिकली अंडर प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के अंदर आता है डिराइव डिमांड, और डायरेक्ट डिमांड कंज्यूमर्स के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। The principle which states that an input must be so allocated between various uses that the value added by the last unit of input is the same in all its uses is called। So क्या बोला गया कि ऐसा कोई प्रिंसिपल जो स्टेट करता है कि जो भी इनपुट आप एलोकेट करते हो अलग अलग यूज करने के लिए, तो उनके जो लास्ट यूनिट ऑफ इनपुट होती है ना, वो सब सेम होनी चाहिए। सो ये किस में बताया जाता है, मार्जिनल प्रिंसिपल में, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल में, इक्वल मार्जिनल प्रिंसिपल में, या डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। अब आपको ना इसमें से ऑप्शंस नहीं पता होंगे कुछ, तो आप ट्राई करना गूगल करने के लिए और उनके मतलब साथ ही साथ समझते रहना, मतलब वीडियो होने के बाद में क्या करना पता है, एक आइडिया देती हूँ मैं आपको। वेन एवर यू आर कमिंग अप फॉर माई वीडियोज, टेक अ बुक और एनी पेपर विथ यू and try to write the options. If at all it is of 2 to 3 words, then you can write it during the video only. And after the video gets over, try to Google it, try to understand the words and make a single liner on it. It will be more helpful for you during your exams. So इसे हम कहते हैं इक्वल मार्जिनल प्रिंसिपल, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर यूनिट के लिए, तो वो सेम आए लास्ट यूनिट के लिए, मतलब सबके लिए वो सेम आए, इक्वली हो। सो इक्वल मार्जिनल प्रिंसिपल, सो यहाँ पे मैंने इक्वल मार्जिनल प्रिंसिपल के बारे में बता रखा है। सो इसे हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। According to this principle, an input should be allocated in such a manner that the value added by the last unit of input is same in the use. In this way, this principle provides a base for maximum exploitation of all the input of a firm so as to maximum profitability. So आप read कर सकते हो at your end, अगर वीडियो पॉज करना है तो पॉज करके रख सकते हो, या मैं सिर्फ रीड करके बता देती हूँ। It can be applied at different areas of management. Such a equi-marginal principle can also be applied in multiple product pricing. So ये नोट कर लेना, इक्वी मार्जिनल जो प्रिंसिपल होता है वो अलग अलग प्रोडक्ट प्राइसिंग में भी आप यूज कर सकते हो। और मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म will reach equilibrium when the marginal revenue obtained from a product is equal to the another product or the products, ठीक है। तो क्या बोला गया, एक जो मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म होगी जिसकी की प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू जो भी उसे मिलता है एक प्रोडक्ट से, वो इक्वल होगा दूसरे प्रोडक्ट से, ठीक है। मतलब यहाँ पे इक्वल होना चाहिए कहीं ना कहीं। और मार्शल क्या कहते हैं कि इफ अ पर्सन हैज अ थिंग which he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that the same utility in all। मतलब अगर उसके पास में कोई एक पर्टिकुलर थिंग है तो उसको वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि वो सब में सेम हो। एक एग्जांपल देख लो, सपोज आपके एग्जाम्स के लिए आपके पास में 80 डेज लेफ्ट आउट है। सो आप क्या करोगे, आपको 10 यूनिट्स कवर करनी है कॉमर्स की, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, 80/10 कर दूंगी मैं। सो इट मीन्स मैं इक्वली, मतलब मेरे पास में 10 यूनिट्स है, हर यूनिट को मैं 8-8 दिन दूंगी। सो ये एक एग्जांपल बन जाता है इक्वल मार्जिनल प्रिंसिपल का। सो ये मैंने एक ऐसे एग्जांपल लिखा था ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज टर्म्ड विच डिस्क्राइब्स,
a bargain price for factor of production, cost related to an optimum level of production, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, या नन ऑफ अबव. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इसको बेस्ट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है, इट इज द नेक्स्ट फॉरगॉन कॉस्ट. सपोज एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ठीक है. आप ये एक और लिख लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्यूटेड कॉस्ट, और ये वही है फॉरगॉन कॉस्ट. अब मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे नहीं डाला है तो ठीक है, चलो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखती हूँ आपके लिए. आप एक जगह पे जॉब कर रहे हो जहाँ पे आपको मंथली इनकम 35,000 मिल रहा है, ठीक है. कितना मिल रहा है? 35,000. तो ये आपकी जॉब है जहाँ पे आप काम करते हो, वहाँ पे आपको यू आर गेटिंग 35,000. नाउ इफ यू आर लिविंग दैट पर्टिकुलर जॉब, so what opportunity you will have? Suppose somewhere else you may get 33,000, you may get even 30,000, or you may get even 34,000. So this is your next foregone cost. You are getting higher over here. बट इन तीनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो आप 34 वाले के साथ में ही जाओगे. सो दिस इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्योंकि अगर ये जॉब आप लीव कर लेते हो तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या होगी. चलिए यहाँ पे मैंने बहुत ही पास पास वाले नंबर ले लिए हैं, बट अज्यूम कर लो तो आप इसके साथ में जाओगे. चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. इन अ टिपिकल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड. सो एक डिमांड शेड्यूल आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगी. वेरीज किस क्वांटिटी डिमांड के साथ में वो डायरेक्टली प्राइस के साथ में वेरी करता है, या वो प्रोपोर्शनल वेरी करता है प्राइस के साथ में, या वो इन्वर्सली वेरी करता है प्राइस के साथ में, या वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है. सो इन अ टिपिकल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांड जो रहता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है. अगर आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड भी, तो आपको पता होगा क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशन है. इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि मेरी प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड कहीं ना कहीं मेरी कम होने वाली है. सो ये एक इन्वर्स रिलेशन बन जाता है. तो वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व भी कहते हैं हम इसे, ठीक है, क्योंकि इसका कर्व लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा डाउनवर्ड, ठीक है. सो इट हैज इनवर्स रिलेशन. सो डिमांड शेड्यूल आप देख सकते हो. डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एट डिफरेंट प्राइसेस. अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, जब प्राइस आपकी 5 है तो मैं क्वांटिटी डिमांड कितना करूँगी, सिर्फ 2. अगर प्राइस मेरी गिर रही है 4, तो क्वांटिटी मैं इंक्रीज कर रही हूँ. अगेन प्राइस मेरी गिर रही है तो क्वांटिटी में मेरी बढ़ा रही हूँ डिमांड करने के लिए, और प्राइस कम हो रही है और मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है. सो आउट ऑफ 5 आप कितना स्कोर कर रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना. एंड क्वेश्चंस कैसे लगे वो भी बताना. हो सके उतने आपके फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर अप कर लेना. थैंक यू. कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग.